हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर न्यू सेशन। तो अब तक हमने 4 सेशन कंप्लीट कर दिए। राइट। 4 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5वें सेशन के ऊपर जा रहे हैं। वापस मैं अपने सब्सक्रिप्शन के अंदर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ अपने सब्सक्रिप्शन को। अभी हमारे पास में 154 दिन और बचे हुए हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद ये कोर्स दिखना बंद हो जाएगा। तो मैं अब इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर हम हमारा भी जीरो वाला ही सेक्शन कर रहे हैं। जीरो वाला सेक्शन मतलब गेटिंग स्टार्टेड विद नेटवर्किंग ई लर्निंग। ये 6 घंटे का कंप्लीट होने के बाद में काफी इंटरेस्टिंग सेशन चालू होंगे। अभी तो फिलहाल हम प्री बेसिक मतलब जो कम से कम हमको आने चाहिए वहां चल रहे हैं। तो मैं वापस से डबल क्लिक करता हूँ। ऐसे नहीं खुलेगा, जस्ट क्लिक करता हूँ। ठीक है। क्लिक करने के बाद में हम आ गए हमारे 5वें वाले सेशन के ऊपर में, जो कि मैंने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है। बट हम फिर से शुरू करते हैं। ठीक है। और 5वां मॉड्यूल हमारा क्या है? बैंड टेक्नोलॉजी। हाँ का। तो अब तक के हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? हमने अब तक पढ़ा था हाउ नेटवर्किंग वर्क, बिल्डिंग इथरनेट लैन राउटिंग बेसिस, और आईपी एड्रेसिंग कैसे करते हैं, और आईपी एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसकी सबनेटिंग करते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। और भी हमने पढ़ा था क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, क्लासफुल कैसी हुआ करती थी, वीएलएस हम कैसे करते हैं। तो ये सब हमने चौथे वाले मॉड्यूल के अंदर देखा था। यदि आपने देखा नहीं हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो हम आते हैं हमारे 5वें मॉड्यूल के ऊपर में। 5वां मॉड्यूल हमारा हो गया। अब मैंने क्योंकि इसे कुछ हद तक कंप्लीट कर लिया तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। वुड यू लाइक टू रिज्यूम फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट? नो। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। राइट। लीजिए। तो स्वागत है आपका किसमें? बैंड टेक्नोलॉजीज में। तो बैंड टेक्नोलॉजी होती क्या है? बैंड टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे हमारा इन, हमारा इंटरनेट जो है वो हम अपने ऑफिस में बैठकर एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑफिस जो है वो लैन टेक्नोलॉजी, हमारी खुद की लोकल एरिया नेटवर्क है, हमारा खुद का नेटवर्क है। ठीक है। तो हम इंटरनेट पर जाते हैं। तो इंटरनेट पर हम जो जाते हैं वो है वैनों का एक समूह, ग्रुप ऑफ अ वैन टेक्नोलॉजी। तो लैन से बाहर निकलना, जब अगर हमारे पास में एक ऑफिस यहाँ पर है और दूसरा ऑफिस दिल्ली में है, तो यदि हमको दिल्ली कनेक्ट करना है तो क्या तरीका हो सकता है कि हमें केबल बिछाएं फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, और फिर हमारे दोनों लाइन को कनेक्ट कर दें। तो इससे हम क्या कहते हैं? वैन टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये फिजिबल? नहीं, अनटिल अनलेस आप कोई रिलायंस या अदानी या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो आपकी, आप बहुत पैसे वाले हो, देन ओनली यू कैन मेक इट, बिकॉज केबल यहाँ से वहां तक पहुंचाना इज अ वेरी बिग चैलेंज। ओके। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम वैन टेक्नोलॉजी कहते हैं, लैन के विपरीत हमारा खुद का नेटवर्क नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो दो लाइनों को जोड़ने के काम आता है। और ऐसे कई सारे लाइनों को मिलाकर इंटरनेट बनता है। कई सारे नेटवर्क को मिलाकर उसे हम एक सामूहिक रूप से उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ठीक है। तो ये जो बैंड टेक्नोलॉजी है, ये हमने लैंड टेक्नोलॉजी देखी ईथरनेट थी, जो कि अभी 100 में से 99% ईथरनेट टेक्नोलॉजी इज अ टिपिकल लैंड टेक्नोलॉजी। कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी आज के दौर में इस्तेमाल नहीं होती, पहले हुआ करती थी। FDDI और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ काफी अलग अलग टेक्नोलॉजी थी जो लैंड में यूज की जा सकती थी। लेकिन सब आउटडेटेड हो गई और सिर्फ बची तो कौन सी? हमारी ईथरनेट लैंड टेक्नोलॉजी बची। ठीक है। वैसे ही इथरनेट ने इतना इम्प्रूवमेंट कर दिया कि अब वो वैन टेक्नोलॉजी की भी हिस्सेदारी करने लग गया है। मतलब यहाँ पर से एक इथरनेट पोर्ट लगाकर आप कहीं दूर के डिस्टेंस पे भी ले जा सकते हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर में आपको बैकबोन कुछ लगेगा जो कि ट्रांसमिशन लगेगा, और ट्रांसमिशन के थ्रू जा पाएगा वो। तो वैन टेक्नोलॉजी अभी भी अपने आप में एक डिफरेंस रखती है। वही हम आप देखने जा रहे हैं। ठीक है। राइट। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है ये देखते हैं। अब तक के हमने क्या क्या पढ़ा है? So far, we have learned about network model, protocol layer, LAN technology, and specifically Ethernet technology. तो अब तक हमने
नेटवर्क मॉडल के बारे में पढ़ा, प्रोटोकॉल लेयर के बारे में पढ़ा, लैन टेक्नोलॉजी के पढ़ा और ईथरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। लेयर टू पर जो टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम है ईथरनेट, एफडीडीआई एंड एटीएम, ये पहले की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अब मोस्टली ईथरनेट है। लेयर थ्री पर आईपी है, लेयर फोर पर यूडीपी और टीसीपी है, और लेयर फोर एप्लीकेशन लेयर पर डीएनएस, एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीपी एक्सेट्रा है। और हमने इथरनेट फ्रेम को भी काफी तरह से काफी डीपली अंडरस्टैंड किया था। ठीक है। राइट। आगे पिछले सेक्शन में हमने क्या देखा? आईपी एड्रेसिंग के बारे में देखा कि सबनेटिंग मास्क कैसे होती है, और आईपी पैकेट किस तरह इधर से उधर एक लाइन से दूसरी लाइन में जाता है। अब इस सेक्शन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? वैन कैसे काम करता है जब आपका आपका नेटवर्क जो है दो डिफरेंट एरियाओं के अंदर में बटा हुआ हो, दो दूर दूर के एरियाओं में हो। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं? लैन क्या होता है? लैन एंड वैन, लैन आर बिल्ट, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, वैन आर ओन्ड बाय थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो जो वैन को मैनेज करता है और बनाता है उसको हम सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर में रिलायंस है, सीपी था, सीपी है, और भी बहुत सारे हैं, टाटा है, एयरटेल है। ये सब सर्विस प्रोवाइडर है जो कि वैन को बनाते भी हैं और मैनेज भी करते हैं। ठीक है। लैन जो है वो हम खुद मेंटेन भी करते हैं और बनाते भी हैं, पैसे भी हम ही खर्च करते हैं। ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम वापस से अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाला एसीएमए वाला, कि तो एसीएमए की जो है कंपनियां हैं, एसीएमए कंपनी, एसीएमई कंपनी, जो कि दो अलग अलग शहरों के अंदर में है। अब हमको दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो हम किसका सपोर्ट लेंगे, किसके थ्रू जाएंगे? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर ओन्ड फॉर एग्जाम्पल है टेलीफोन कंपनी। मोस्टली टेलीफोन कंपनी के पास में ये सर्विसेज है, लेकिन पहले के दौर में टेलीकॉम टेलीकॉम कंपनी बाद में एंटर हुई इस बिजनेस के अंदर में, जबकि पहले नॉर्मल सेफी और टी से कुछ नाम था, भूल गया, टूलिप 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 एक्सेट्रा, ये सब लोग थे, और भी दूसरे दूसरे प्रोवाइडर थे जो कि ये काम किया करते थे। तो वैन सर्विस प्रोवाइडर आज की तारीख में कौन कौन, किन किस किस नाम से जाने जाते हैं? सर्विस प्रोवाइडर, टेलकोस, वैन कैरियर एंड प्लेन कैरियर। तो ये तीनों चारों नाम से बता सकते हैं। हालांकि देखिए, ये एग्जाम के अंदर में इसका कोई भी क्वेश्चन मोस्टली नहीं हो सकता, लेकिन इसको समझना फिर भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब आपको एंड टू एंड कंसिस्टेंसी नेटवर्किंग के बारे में आनी चाहिए। ठीक है। तो ये वैन टेक्नोलॉजी जो है जनरली लेयर टू पर काम करती है, लेयर वन और लेयर टू पर। ठीक है। अब जो इसका जो फ्रेम फॉर्मेट होता है वो हमारे लैन के इथरनेट से डिफरेंट हो सकता है, कि डिस्टेंट फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है। देखिए, लेयर टू पर जो इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको छोड़ के कौन कौन से, ईच वैन टेक्नोलॉजी सच एज पीपीपी, frame relay, uses a different layer to frame format and provide different option for reliability and error checking correction mechanism। तो क्या होता है कि लेयर टू के अपने खुद के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वो इस्तेमाल करता है ट्रैफिक को एक एंड से दूसरे एंड पहुंचाने के लिए, और उसमें उसकी रिलायबिलिटी की, उसको 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 संरक्षित करने के लिए, और उसकी एरर रिकवरी करने के लिए। उसके अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो, उसके फ्रेमों में कोई प्रॉब्लम हो, उसके डेटा में कोई प्रॉब्लम आया तो उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है। ऑलराइट। अब क्या है, एमपीएलएस भी एक हद तक इसी का इसी काम में आता। तो आपने सुना होगा कि एमपीएलएस लिंक लिया है हमने एयरटेल से, एमपीएलएस लिंक लिया है हमने रिलायंस से, एयरटेल से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से। तो ये भी एक ऑप्शन हो गया है जो कि सर्विस प्रोवाइडर के काफी काम का है। एमपीएलएस हम हालांकि हमारे लैन नेटवर्क के अंदर में भी यूज कर सकते हैं। तो एमपीएलएस क्या है? बेसिकली नॉट ए वैन टेक्नोलॉजी बट ए वैन सर्विस दैट ऑपरेट बिटवीन लेयर टू एंड लेयर थ्री। ये अपने आप में कोई वैन टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की सर्विस है। जैसे वीपीएन लिया बोलते हैं हम, वैसे एमपीएलएस लिंक भी लिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये ऑपरेट करती है लेयर टू और लेयर थ्री के बीच में, और इसे कुछ लोग लेयर 2.5 भी कहते हैं। ठीक है। अभी आपने जैसे कि देखा पहले कि नेटवर्क पहले तो होगा दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, वो एक नेटवर्क हो गया। उसको जोड़ने में कोई दिक्कत आई तो हब लगाया हमने, क्योंकि हमको बहुत सारे जोड़ने थे। जब हब के अंदर में कोलिशन डोमेन पड़ गया तो हमने स्विच या ब्रिज लगाया।
फिर कोलिजन डोमेन ब्रेक हुआ, कोलिजन डोमेन ब्रेक होने के बाद ब्रॉडकास्ट डोमेन का प्रॉब्लम आया, तो वो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, राउटर का इस्तेमाल करा। उसी प्रकार हम इसके अंदर में भी कुछ कुछ आपके डिफरेंट डिवाइसेस देखेंगे जो कि काम में आएंगे टू कनेक्ट वैन। ओके। ओके, अगर 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 आपने नेटवर्क ध्यान से देखा होगा, तो इन नेटवर्क डायग्राम में नेटवर्क क्लाउड टिपिकली प्रेजेंट वैन और द इंटरनेट थ्रू विच डेटा ट्रेवल टू गेट फ्रॉम लैंड टू अनदर। तो आपने अगर कभी भी नेटवर्क क्लाउड देखा होगा, तो आपको आपने क्लाउड देखा होगा, जो क्लाउड इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है या वैन को रिप्रेजेंट करता है, वो हर लैन को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। अब चूंकि आप कस्टमर हो, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर में किस तरह से ट्रैफिक जा रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी ज्यादा होना जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, तो आपको तो पता होना चाहिए कि वैन किस तरह से काम करता है। इसी कारण से हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अदरवाइज इसका कोई क्वेश्चंस ज्यादा ज्यादातर नहीं आएंगे। ठीक है। अब ये नेटवर्क डायग्राम जो आपके सामने पेश किया है, इसको देखें आप, तो दो प्रकार के अलग अलग विलायन जो है उनके जो अलग अलग लैन है, उसको उसके अलग अलग आईपी एड्रेस सेट है, और उसको कनेक्ट किया है हमने बैन के थ्रू। अभी एक्मी क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ है उसकी एक फैसिलिटी, और दूसरी फैसिलिटी उसको एक और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करना चाहता था। तो इस हेतु वो क्या करेगा, बैन सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि मुझे बैन कनेक्टिविटी दे दो मेरी मैन्युफैक्चरिंग साइट से कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर के लिए। और फिर उसके बाद में वो उसे मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे पेमेंट करेगा, और उसके बाद में उसकी कनेक्टिविटी ये थ्रू होगी। चलिए, वैन टेक्नोलॉजी को समझने के पहले हमको कुछ उसके कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर में और क्या कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर में। राइट। तो टर्मिनोलॉजी इस प्रकार से है: डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, लोकल लूप और लास्ट माइल, सेंट्रल ऑफिस, कस्टमर प्रीमाइस इक्विपमेंट। तो एक्चुअली क्या चीजें हैं, जब ये वैन हमारे लैन के साथ एंगेज हुआ, इन्वॉल्व हुआ, हमको वैन की जरूरत पड़ी, तो इसके अंदर में कुछ जिम्मेदारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको डिवाइड करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम आया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सीधे सीधे वैन को कॉल करोगे आप, सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करोगे। लेकिन अब उसको ये प्रूव करना है कि जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो उसके नेटवर्क में नहीं है, जबकि ये आपके नेटवर्क में है। तो इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी पड़ेगी। तो इनका जो एक लास्ट माइल डब्बा रहेगा, उस तक की जिम्मेदारी जो रहेगी इनकी रहेगी, और इसके बाद में जो लैन के अंदर के नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी, वो लोकल लैन एडमिनिस्ट्रेटर को रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये सब टर्मिनोलॉजी और बेसिक कंसेप्ट होता है। पहला है आपका सीपीए। सीपीए किसको बोलते हैं, कस्टमर पेमेंट इक्विपमेंट इज एनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट located on the customer premises that is used to connect to the service provider network. The customer can own the CPU or can lease it from the service provider. तो यह कस्टमर प्रमाइस इक्विपमेंट जो है, ये या तो या तो कस्टमर खुद का रख सकता है, या फिर ये किराए से सर्विस प्रोवाइडर से ले सकता है। तो ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट है लैन का, हमारे नेटवर्क से बाहर जाता हुआ ट्रैफिक के लिए जो पहला इक्विपमेंट लगा उसे हम सीपीए कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस क्या है, सीईओ। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट आता है वो एक्मी यूज इट्स सीपीयू टू कनेक्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर नियरेस्ट एक्सचेंज कंट्रोल ऑफिस, ऑफन कॉल्ड एज सीईओ। तो जिस तरह बिजली ऑफिस का एक सब स्टेशन होता है जहां से वो बिजली को बांटता है, सब स्टेशन का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने हो सकता है टेलीफोन एक्सचेंज नहीं देखा। तो जो नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज है, वो कस्टमर प्रोमाइस इक्विपमेंट से जाके वहां से जो केबल निकले वो जाके उसको कनेक्ट होगा, ये वाले पोर्शन को बोलते हैं हम सेंट्रल ऑफिस।
ओके, सीईओ कहते हैं। इसके बीच में क्या चल रहा है अभी हमको पता भी नहीं और हमें जानना भी नहीं। तो यहाँ से ये सीईओ से निकलेगा और ये वहाँ दूसरे शहर के सीईओ के ऊपर में जाके खत्म होगा। वहाँ क्या दूसरा जो आपका हेडक्वार्टर है वो उस पर जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे जो पोस्ट ऑफिस वाले एक्रोनिम के अंदर में ये एक तरह से वो पिन कोड वाले जो वो थे, बकेट थे, वो हो गए ये बकेट, अलग अलग बकेट। ठीक है, लोकल लूप और लास्ट माइल। अब लोकल लूप और जो इसके बीच की कनेक्टिविटी को क्या कहते हैं, लोकल लूप। ये बोलते हैं लास्ट माइल वाला एरिया। क्योंकि ये वैन वाला जो एरिया अभी तक क्लाउड में दिखा रहा है ये अभी तक क्या आपको विजिबल नहीं है, इसको वो लोग अपना बैकबोन कहेंगे। कौन, सर्विस प्रोवाइडर लोग। तो लास्ट माइल लूप कौन सा हो गया, बिटवीन यू एंड योर सर्विस प्रोवाइडर का सेंट्रल ऑफिस। तीसरा क्या होगा, डेटा टर्मिनेटिंग, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट इन केस टी। तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट में अगर यहाँ पर कोई राउटर लगा है जो डेटा को जनरेट कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, डीटीई, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ये दोनों जगह पर है, ये रहेगा, ये उसकी जिम्मेदारी रहेगी, किसकी, एसमी की, हमारी जिम्मेदारी रहेगी मतलब कस्टमर की। फिर क्या होगा, डीसीई। अब राउटर डायरेक्टली जो है आपके लैन से कनेक्टेड रहता है हर तरह से, लेकिन लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर की टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो उसके ऊपर कनेक्ट करने के लिए वो किस चीज से कनेक्ट करेगा, उसके लिए वो सर्विस प्रोवाइडर एक डिब्बा ला के आपके घर में रख देगा। आजकल जो होते हैं वाईफाई वाला जो डिब्बा आता है वो वाले। पहले क्या होता था, मॉडेम होता था, इसे कहते थे मॉडेम। तो ये है कस्टमर कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये वाला जो इक्विपमेंट है ये यहाँ से लिया हुआ डेटा को अपलोड करता है अपने वाले ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर में। नेक्स्ट, अब लोकल लूप के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट है देख लो। पीसी जो है वो एग्जांपल डीटी का हो गया। और लोकल लूप जो है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल मतलब 0 1 के रूप में फॉर्मेट में डेटा को सेंड करेगा, या फिर सिनोसाइडल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप। तो एनालॉग वाला एक फोन लाइन में जो फोन का एक छोटा सा खटका लगता था आपके मॉडेम के अंदर में, दैट इज एनालॉग। ठीक है, उसके बाद में अभी उसके ऊपर में डिजिटल भी जाने लगे उसी मॉडेम के थ्रू। ठीक है, तो पहले एनालॉग हुआ करती थी हर चीजें। ओके, अब ये जो है राउटर का जो डेटा अगर आपको पहुंचाना है फोन लाइन के ऊपर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉडेम लगाना है। मॉडेम कन्वर्ट है डिजिटल सिग्नल इनटू ए फॉर्मेट ऑफ फॉर ए एनालॉग फोन लाइन। ये फोन लाइन के ऊपर में अपना डेटा भेजने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब अगर डेटा जो है डिजिटली है, यदि वो डिजिटल है तो आईएसडीएन के ऊपर में कनेक्ट हो जाएगा। उसके लिए भी एक डब्बा रहेगा सिमिलर टू मॉडेम। उसको क्या बोलते हैं, एसीएसयू और डीएसयू, एंड कैन बी यूज्ड बाय ए राउटर टू कनेक्ट टू ए डिजिटल लाइन। तो क्या होता था, आईएसडीएन लाइन जो रहती थी वो सीधे आई आईएसडीएन लाइन का एक पोर्ट होता था राउटर के ऊपर में। ये एक दोनों भी एक ही भी हो सकते हैं, या ये अलग से भी हो सकता है यदि इसके अंदर में वो फैसिलिटी वो अलग वो खटका लगाने की जगह नहीं है तो यहाँ पर ये वाला डिब्बा खरीदना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं और CSDOC के बारे में और डिटेल में है। तो क्या डिटेल में, डिवाइस कॉल्ड चैनल सर्विस यूनिट, डेटा सर्विस यूनिट और DSU इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर से CSDOC एक ही डिवाइस में भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। काफी सारे मैन्युफैक्चर जो है वो एक ही डिब्बे के अंदर में बना देते हैं, और राउटर में भी लगा हुआ हो सकता है। द CSU प्रोवाइड टर्मिनेशन ऑफ द डिजिटल सिग्नल एंड एंश्योर कनेक्टिंग इंटीग्रिटी थ्रू है। तो यहाँ पर डिजिटल सिस्टम खत्म हो जाता है और इसका ऑपोजिट DSU पे होता है। मतलब यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नल जो ये समझता था राउटर, वो उसको उस फॉर्मेट में देगा। अब डिजिटल लाइन कितने प्रकार की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है और फाइबर की भी हो सकती है। डिजिटल लाइन के अंदर, ओके, डिजिटल लाइन के अंदर में क्या है, आफ्टर
After the digital leave the customer location, it arrive to the service provider central office. CEO is like a distributor center sending data to other CEO along the path to the final destination. तो डिजिटल सिग्नल जो है आफ्टर द मतलब डेटा जो है वो इट अराइव्स एट द सीएसओ के पास में आता है, सीईओ के पास में आता है, सेंट्रल ऑफिस के पास में आता है। और सेंट्रल ऑफिस एक प्रकार के एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि अपने दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के लिंक के थ्रू अपने दूसरे सेंट्रल ऑफिस के ऊपर में भिजवाएगा डेटा को। वो दिखा रहा है। अब एक सिटी के अंदर में ये कई सारे सीईओ हो सकते हैं जो कि आपस में फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्ट होते हैं। और उसके साथ में क्या है कि ये सीईओ जरूरी नहीं कि सारे के सारे सीईओ इसी के हो सकता है, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ में भी इसने आपकी कोई अनुबंध कर रखा हुआ है, कोई कोऑर्डिनेशन कर रखा है कि कुछ सीईओ हम किसी और का यूज करेंगे, जैसे बीएसएनएल के सीईओ कोई और सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब बैन फिजिकल लेयर टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं, क्योंकि आप कंपोनेंट के बारे में थोड़ी जानकारी आपको हो गई है। Okay. When physical layer technology, most people remember the days when टेलीफोन फोन लाइन वेर यूज फॉर बोथ वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन। हो सकता है कि आपने वो दौर नहीं देखा हो, लेकिन क्या होता था कि जो फोन की लाइन होती थी तो सबसे पहले फोन वालों ने ही इंटरनेट प्रोवाइड करना चालू किया था। वो एक मॉडेम अलग से आपको ला के लगा देते थे, बीएसएनएल का मॉडेम आपके पास में लगा हुआ रहेगा, उसके पीछे आप अपना पीसी लगाएंगे और वो धीरे से आपका ईमेल, उस जमाने में सिर्फ ईमेल ही एक एप्लीकेशन जो मोस्टली यूज में आती थी वो होती थी, वो धीरे से उसकी बहुत स्लो स्पीड के ऊपर में वो ट्रैफिक डेट सेंड कर देगा और उसके बाद में वो आपके सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंच जाएगा। ये अच्छा, एक एक डायल अप भी होता था, ऐसा टू 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 करके बजता था, तो वो दे यूज टू डायल, जिस तरह फोन नंबर को हम डायल करते हैं उस तरह से वो डायल करते थे। और उसके बाद में वो कनेक्ट होते थे आपके सेंट्रल ऑफिस से, और उसके बाद में ट्रैफिक उसके ऊपर से जाया करता था। ओके। What specific technology are used by WAN at layer 1? एनालॉग टेलीफोन लाइन, डिजिटल टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन, ये सब हो सकते हैं आपके। ओके। डिजिटल लाइन को T1, T3, E1, E3 और फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में होता है, उसको हम सोनेट या एसडीएच बोलते हैं। ये नाम जरूरी नहीं कि आपने सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे इसके बारे में काफी डिटेल है। अब T1 और T3 लाइन जो है वो एक जैसी है, लेकिन एक एक जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है और एक नॉन यूरोपियन स्टैंडर्ड अमेरिका वाले के अंदर में। लेकिन दोनों इंटर ऑपरेटेबल नहीं है, ये एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकती। यदि टी लाइन खरीदी, T1 लाइन खरीदे, तो ये नहीं सोच सकते हो आपकी E1 लाइन लग जाओ, लगा करके मैं आपस में उसको कम्युनिकेट कर पा दूं। अब डिफरेंस क्या देखते हैं इसके अंदर में। अब T1 लाइन जो है उसकी जो कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी है T1 डिजिटल फोन लाइन की 1.5 Mbps। तो आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो ये काफी कम होती है, लेकिन एक जमाने में ये बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती थी। प्लेन ओल्ड टेलीफोन, इसके अंदर में क्या है, ये जब डायल अप से या उससे कनेक्ट होता था तो एनालॉग कॉपर फोन लाइन के ऊपर में 330 kbps की स्पीड मिलती थी। तो ये उस दौर में जब एनालॉग चल रहा था तब ये हाई स्पीड माना जाता था, अब कुछ और हाई हाई स्पीड मानी जाती। ठीक है। टी1 लाइन आर डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट। अभी ये क्या बोला, डेडिकेटेड कनेक्शन है कि मतलब इसके ऊपर में कोई शेयरिंग नहीं हो रही, ये T1 जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर में कनेक्ट हुआ है। अब इसके ऊपर में नॉर्थ अमेरिका और जापान जो है, नॉर्थ अमेरिका और जापान के बीच में कनेक्टिविटी है वो डायरेक्टली, और इसके ऊपर में वॉइस और डेटा दोनों भेजने के लिए काफी है। ओके, ये इसका नाम कैसे आया है T1 को बताया हुआ, टी कैरियर डेवलप बाय बेल सिस्टम। ठीक है, बेल सिस्टम बनाया था इसलिए T1 नाम रखा है इन्होंने। ये
यूजुअली बनाया गया था वॉइस के लिए, बीच में मल्टीप्लेक्सर लगे हुए थे। ठीक है। और ये टीडीएम के ऊपर काम करता था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर। मतलब 1 मिनट, 1 मिनट हमारे लिए जो एक बड़ी वो होती है, उसको 1 सेकंड के कई सारे टाइम स्लॉट बनाता है वो, 8,000 इनफैक्ट। 1 सेकंड के अंदर में 8,000 टाइम स्लॉट्स। ठीक है। मतलब 8,000 बिट डेटा उसके ऊपर में डाला जा सकता है। वो उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन है, वो आप गूगल कर सकते हैं कि कितना कैसे होता था। T1 line can be transport, okay, ये देखो। T1 line can transport the equivalent of 24 conventional telephone line over 2 pair of wire। तो दो जोड़ी वायर के ऊपर में 24 T1 लाइन के 24 कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन के बराबर डेटा सेंड कर सकता था। अब ये दिखा रहा है कि कैसे 24 कन्वर्सेशन कैसे होते हैं इसके अंदर में। देखिए, नंबर ऑफ डिवाइसेस 3 है। ठीक है। ये तीनों शेयर करना चाहते हैं इस लिंक को। हर डिवाइस के लिए एक एक टाइम स्लॉट असाइन किया हुआ है, 1 2 3 करके। अब ये जो टाइम स्लॉट है, इसके अंदर में सब डिवाइस अपने अपने डेटा को डालेंगे। हमने पहले पढ़ा था, याद होगा आपको, मल्टीपल एक्सेस, CSMCD, ये सब चीजें, अलोहा प्रोटोकॉल। तो मतलब इस तरह से ये एक ट्रेन है जिसके अंदर 3 बोगियां लगी हुई है। एक फोन के लिए, एक टेलीफोन के लिए लगी हुई है, एक इंटरनेशनल टेलीफोन ISDN के लिए लगी हुई है, और एक पीसी के लगी हुई है। अब T1 के अंदर में क्या होता है, 24 चैनल, जो उसका बेसिक कंपोनेंट जो है वो DS0 बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें एक T1 के अंदर में 24 DS0 लगे हुए हैं, 24 DS0। ए T1 लाइन कंसिस्ट ऑफ 24 चैनल, ऑल्सो नोन एज टाइम स्लॉट और DS0, ईच ऑपरेटेड 64 kbps। तो हर एक हर एक DS0 64 को kbps की रफ्तार से काम करता है। Each conversion, whether it is voice or data, is suggest assigned to a specific time slot। तो हर एक कन्वर्सेशन जो है वो एक टाइम स्लॉट के अंदर में जाएगा, मतलब एक 64 kbps के अंदर जाएगा, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो वॉइस हो। ये देखिए कैसे अलग अलग टाइम टाइम स्लॉट मिलता है इनको, 6 बिट। जब पूरे 24 टाइम स्लॉट चले जाएंगे, तो उसके बाद में एक फ्रेम बिट ऐड की जाएगी, बताने के लिए कि एक टाइम स्लॉट खत्म हो गया। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन है 24 टाइम स्लॉट इंटू 8 बिट, एक बिट 193 बिट। तो एक फ्रेम के अंदर में इतना 193 बिट होता है। अब ये 8,000 टाइम्स होगा 1 सेकंड के अंदर। और इससे आ जाता है आपका 1.54, जो मैं आपको बोल रहा था कि गूगल करके देख लेना, तो फॉर्मूला यही है इस तरह से। ठीक है। फिर से देखें इसको एक बार। बहुत अच्छा, बस अब देखो। तो क्या हुआ, 24 आपके टाइम फ्रेम है। एक T1 के अंदर में 24 बार ऐसे जाएंगे, 8 8 बिट वाले। और एक बिट आएगा, उसको मिलाकर हो जाती है 193 बिट। ठीक है। 193 बिट 8,000 बार 1 सेकंड के अंदर में निकलने की क्षमता है इस डिवाइस के अंदर में। तो उसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, तो 1.54 MBps बन जाता है। तो हम ये जानते हैं कि ये T1 लाइन जो है वो डेडिकेटेड कनेक्शन था। ठीक है। अब कस्टमर सारा का सारा टाइम स्लॉट डेटा को दे सकता है, वॉइस को दे सकता है, या दोनों को 50-50 में बांट सकता है। तो ये सब चॉइस होती थी इसके इस समय पर। अभी हर एक टाइम स्लॉट को हम DS0 भी बोल सकते हैं। DS का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सिग्नल। A DS0 offers 64 kilobit of bandwidth, the amount of bandwidth usually used for one telephone voice call। हर एक DS0 के अंदर में कितना होता है, 64,000 kbps कैपेसिटी।
बैंडविड्थ होती है। एक टेलीफोन वॉइस चैनल के लिए कम से कम इतनी की जरूरत पड़ती है। अब DS1 सर्किट के अंदर में 24 DS0 होते हैं। DS1 और T1 एक ही चीज है, दोनों का, दोनों इंटरचेंजेबल है। लेकिन एक दिक्कत है, लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन ये दोनों एक जैसा नहीं है, क्योंकि DS1 रिफर टू द डिजिटल सिग्नल सर्विस प्रोवाइड ओवर द वायर, मतलब वायर के ऊपर में जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है उसको DS1 बोलते हैं। हालांकि ये DS1 सिग्नल ऑफर इस क्षेत्र में इस टाइम पे 150 1.54 Mbps of bandwidth and has a specific format. It might be transported over T1 line or another type of line. तो दूसरी लाइन पे भी DS1 की अगर हम बात करेंगे तो वो उतना ही होगा, लेकिन जब T1 की बात करेंगे तो एक लाइन सिस्टम ही है, फिजिकल लाइन है। ठीक है, मतलब एक, ये सिनोनिम हो गया आप, मतलब T1 को DS1 बोलने लगे लोग क्योंकि वो वही चलता रहा। T1 रिफर टू ए फिजिकल लाइन, एक कॉपर लाइन कैरिंग DS1 सिग्नल। तो वो TH1 जो एक है केबल है। हम्म? अगर DS1 को हमने फाइबर के थ्रू भिजवा दिया तो फिर वो DS1 T1 नहीं कहला सकता, क्योंकि वो फाइबर पर जा रहा है। उसके अंदर, फाइबर के अंदर में हो सकता है हजारों T1 सेंड करने की कैपेसिटी हो, तो हम उसको उस संदर्भ में ये अलग अलग चीजें हैं। अदरवाइज ये दोनों एक ही नाम इसलिए हो गए क्योंकि वो वायर की स्पीड भी उतनी होती थी, और जैसे एट द टाइम ऑफ इन्वेंशन एक वायर की जितनी कैपेसिटी थी पूरी इस्तेमाल कर ली, और उसी को DS1 कहा उन्होंने। ठीक है, लेकिन बाद में मॉड्यूलेशन मेथड्स काफी सारे आ गए, जिसके बाद में क्या हुआ कि अभी सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ TDM यूज करते थे, तो FDM, फिर CSM, क्या है, CDMA, फिर OFDM, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई मॉड्यूलेशन टेक्निक्स और ये सब आ गए। तो क्या है कि वही केबल जो है उसके ऊपर में क्षमता बढ़ गई। अब यूरोप के बारे में बता रहा है E1 एंड E3। ओके, DS1 के बाद T3। T3 के अंदर में क्या है, 28 DS1 होते थे और 672 DCR। तो ये जो है इसकी साइज बढ़ गई, मतलब केबल वही रही, लेकिन T3 जो है, T3 केबल के ऊपर में 28 DS1। यदि T3 ही है तो तीन ही होना चाहिए था ना, 3T1, राइट। लेकिन 3T1 नहीं, जबकि यही मॉड्यूलेशन वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद में इसमें 28 DS1 आप कंप्रेस करके भी जाने लगे, क्योंकि कंप्रेशन टेक्निक भी बढ़ गई इसके बीच में। ठीक है, अब ये फॉर्मूले देखो। ओके, पहले ये देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि चूंकि ये बहुत महंगी हुआ करती थी, तो कंपनी को जरूरी नहीं है कि हर लोकेशन पर उतनी पूरी की पूरी 1T3 चाहिए हो या T1 चाहिए हो। वो इसलिए ऑपरेटर ने उनको सुविधा दी थी कि यू कैन हैव अ रैंडम नंबर ऑफ वट एवर इज रिक्वायरमेंट। आप उस हिसाब से अपनी चैनल्स डिसाइड कर सकते हो। शहर अलग अलग हो सकते हैं, हेड ऑफिस में आपको ज़्यादा चैनल लग सकती हैं, तो इस हिसाब से आप अलग किसी किसी को लगा सकते हो, बेच सकते हो। ओके, जब आप उसी टाइम पर अगर किसी को अगर ज्यादा चाहिए होती थी, ज्यादा TN की कैपेसिटी, तो क्या करते थे, वो बंडल कर देते थे। बंडल कर कर किसी भी एक कस्टमर को, जैसे 1 MBPS की जरूरत है तो एक DS1 में काम चल गया, लेकिन किसी को 3 की जरूरत है तो वो 3 DS1 को बंडल कर देते थे। ओके, जो E1 में है वो यूरोपियन को संबोधित करता है, E1। अब ये दोनों इनकम्पेटेबल नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। इन दोनों की स्पीड में भी डिफरेंस देखो। ये E1 जो है वो है 2.5 MBPS, और DS1 में 1.54 MBPS। नंबर ऑफ DS1 भी डिफरेंट है। ठीक है, अब DS3 और वैसे E3 भी है, इनकी कैपेसिटी भी अलग है। 28 DS1 होते थे DS3 के अंदर में, जबकि E3 के अंदर में 16 E1 और 512 DS0 होता था। और इसकी कैपेसिटी 34.37 MBPS थी, और 44.74 थी DS3 की।
DS3 के बाद में फिर STM1, STM4, STM16, उसके बाद में आ जाता है DWDM। तो वो गीगा बेस में फिर कैपेसिटी काउंट की जाती है। वे वे वैन फिजिकली लेयर टेक्नोलॉजी सर्वे। तो एक तरह से कंपैरिजन ऑफ व्हाट व्हाट हैज दिस कैपेसिटी गॉन थ्रू, व्हाट हैज दिस बैंडविड्थ गॉन थ्रू। तो ये देख रहे हो आप कि 2000 सन के अंदर में 384 के DSL कनेक्शन हुआ करते थे, फिर 20 Mbps आए। फिर थर्ड सर्वे के अंदर में सबके पास में T1 था ऑलमोस्ट। T1 नॉर्थ अमेरिका में। ओके। ओके, सवाल ये किया है कि भाई ये 2013 में भी क्यों T1 और ये सब क्यों यूज करते थे, क्योंकि उसके रीजन ये है, देख लो क्या रीजन है, वो हम एक साथ देखते हैं, एक बार बढ़ जाने दो इसको। राइट, यहाँ पर ठीक है। तो फिजिक बैन फिजिकल लेयर टेक्नोलॉजी, मतलब अचंभित की बात है कि बहुत सारी स्पीडी टेक्नोलॉजी आ गई थी 2013-15 के आसपास, लेकिन लोग फिर भी T1 क्यों यूज कर रहे हैं, ये इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया। वाई डू सो मेनी बिजनेसेस स्टिल यूज T1? They can carry data and voice circuit on the same line in different channel. Dedicated line help maintain data privacy within companies। तो क्या है, इसको स्नीप करना और जो मतलब इसकी जो सिक्योरिटी है वो इट इज गुड इन गुड, वेरी गुड। उसको ब्रीच करना थोड़ा कठिन है। दे ऑफर द सेम अपलोड स्पीड एज डाउनलोड स्पीड अनलाइक सम अदर टेक्नोलॉजी। तो दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर में क्या है, जैसे कि 2G 3G 4G अगर इसके अंदर चले जाएंगे तो उसके अंदर में अपलिंक अपलिंक चैनलों की स्पीड अलग होती है और डाउनलोड की अलग होती है। तो वो कुछ कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं है, राइट? कि वो पेमेंट कर रहा है 1 Gbps का, और डाउनलोडिंग तो 1 Gbps हो रही है, लेकिन अपलोडिंग सिर्फ 200 Mbps हो रही है। और लेकिन इनका बिजनेस जो है वो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट सेम चाहिए इनको। तो फिर दैट दे हैव टू बाय मोर चैनल्स इन दैट टेक्नोलॉजी। बट इसके अंदर में क्या है, ये बेनिफिट है, द स्पीड इज एक्चुअली adequate for many companies, for many offices that do not have extensive browsing। भाई अगर आपका AD है, आपके एक्टिव डायरेक्टरी है, और आपके कंप्यूटर्स लगे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में, और आपकी जो नेटवर्किंग है उसका काम ये है कि वो कंप्यूटर के अंदर में के डेटा इधर से उधर कर रहे हैं। तो इतनी स्पीड ईमेल के लिए और इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी है। उन्हें कौन सी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई हाई हाई प्रोफाइल डिजिटल काम कर रहे हैं, या कोई साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेस में है कि बहुत सारे डेटा आना जाना। तो दैट्स वाई पीपल आर। अब उसका T1, अब जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसका प्राइस भी उस तरह से रहेगा कि सपोज करो कि आपको BSNL T1 दे दे रहा है 1 Mbps वाला, 1 Mbps की कैपेसिटी वाला, साल भर के लिए 1000 रुपए के अंदर में, 2000 रुपए के अंदर, राइट? जबकि आपको अगर आप 5G लेते हो तो आपको महीने का 1000 रुपये देना पड़ेगा, है ना? तो ये सब बेनिफिट है जिसके कारण T1 आज भी चल रहे हैं। ओके। तो अब जो जितनी स्पीड आजकल बढ़ने लगी है तो उसके लिए क्या है, कॉपर फाइबर वर नॉट एफिशिएंट। तो इसके लिए सर्विस प्रोवाइडरों ने अपना अपना व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल किया। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ कॉपर एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज एक्सप्लेन्ड हियर। तो यहाँ पर ये बताया गया हुआ है, देखो। अगर कॉपर होता है, इंटरफेरेंस और सिग्नल डिग्रेडेशन इम्पैक्ट द डिस्टेंस एट द सिग्नल कैन ट्रैवल। तो आप बीच बीच में आपको एटोनेटर और रिपीटर लगाने पड़ेंगे ताकि अ, वो
फिर से उसकी पावर जो है उतनी की उतनी हो जाए, यू कैन बूस्ट द सिग्नल ऑन ए केबल, कॉपर केबल टू टेक इट फर्दर, बट डूइंग सो टेक टाइम डिक्रीजिंग योर स्पीड। तो अभी 1 सेकेंड के अंदर में यहाँ तक पहुंच रही थी गाड़ी है। अब यहाँ पर हाईवे सुपर हाईवे बन गया, उसको बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो ये तुरंत पहुंच जाएगा नैनो सेकंड के अंदर में। मगर फाइबर में ग्लास होते हैं, और उसके अंदर में जो लाइट की स्पीड है वो उसकी 50% तो मिल ही जाती है, एटलीस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से 50 भी मान लो आप, तो 1 लाख किलोमीटर आप धरती के 2 राउंड मार के आ सकते हो, जबकि कॉपर वायर पे आप उतनी देर तक के सिग्नल ही नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है। अभी नॉर्थ अमेरिका में एक अलग स्टैंडर्ड है, और यूरोप में एक अलग स्टैंडर्ड है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में भी, जैसा आपके कॉपर लाइन में था T1E1 वैसा। तो नॉर्थ अमेरिका वाले का नाम है सोनेट स्टैंडर्ड, और यूरोपियन वाले का SDH स्टैंडर्ड है। ठीक है। अभी इसके अंदर में होता क्या है कि ये एक तरह की फ्रेम फॉर्मेट है। ठीक है। तो वो इनकॉम्पैक्टेबल क्यों है? क्योंकि बनाने वाले साइंटिस्ट अलग। ठीक है। टेक्नोलॉजी अलग, सबकी अपनी अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होती है हमेशा। तो उनमें फ्रेम का डिफरेंस है, इसलिए ये भी इनकम्पैक्टेबल है, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अब बेसिक टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, और उसका वो देख लेते हैं, टर्मिनोलॉजी और उसके स्टैंडर्ड्स, बट हम इसके डीप में नहीं जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से कैपेसिटी और बिट रेट कितना है, 51 Mbps, जिसको OC1, सिग्नल ST1, और कैपेसिटी कितनी है, 28 DS1 है इसके अंदर में, बिकॉन के अंदर में 28 है, OC1 बोलते हैं इसे। और 155 Mbps, फिर 622 Mbps, फिर 2028, 2000 मतलब 2.5 G के आसपास में, फिर ये 10 GB, और ये फिर हो गया यूनिट 109, मतलब 9 GB, और उन मतलब 40 GB, 40 GB का स्टैंडर्ड आया उसके बाद में। तो ये कार्ड असल में ये वाले आपके सिस्को डिवाइस या इन डिवाइस, जूनिपर डिवाइस में भी लग डायरेक्ट लग जाते हैं। ठीक है। इनका डेफिनेशन STS का फॉर्म है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन सिस्टम। ये इसका बेसिक है, STS1, जो कि 51 Mbps पर ऑपरेट करता है। जिस तरह DS0 को DS1 के अंदर में मल्टीप्लेक्स किया था, उसी तरह STS1 को भी STS3 के अंदर में कर सकते हैं। और STS3 उसको अनचैनल्स बोलते हैं, और जब तीन अलग अलग को चैनल के थ्रू भेजे गए तो उसे चैनलाइज बोलते हैं, अनचैनलाइज। ठीक है। ये इसी तरह से STS14, STS12, STN14 एक्सेट्रा होगा। क्या डिफरेंस है देखो, OC और STS के अंदर में। OC3 रिफर टू अ सोनेट सिग्नल बीइंग कैरिड ओवर फाइबर ऑप्टिक। उसी लेवल एक्सप्रेस क्या करता है, OC इन लाइन द स्पीड इज 51 Mbps। OC1 सिग्नल हैज अ बिट रेट ऑफ 51। OC1 का 51 Mbps, OC3 के अंदर में 51 × 3 = 155 Mbps। अब सिंक्रोनस ट्रांसफर सिग्नल इज नॉट नेसेसरी कैरिड ऑन ए फाइबर ऑप्टिक लाइन। तो ये जो है, जहाँ जैसा TS1 और DS1 के बीच में हल्का सा डिफरेंस था, वो ये है, STS कैन बी जनरली generically to refer sonnet।
जेनरिकली मतलब आमतौर पर लोग एस टी एस भी बोल देते हैं इसको, या एस टी एस को एस टी एस बोल देते हैं, लेकिन एस टी एस कैन बी यूज जेनरिकली टू refer to this SONET frame format or can be used to refer SONET signaling being carried electronically using कोएक्सल केबल इंस्टेड ऑफ फाइबर। तो वो जो टीवी वाला केबल है, वो वाले केबल के ऊपर में एस टी एस ट्रांसमिट होता है, ये डिफरेंस है। अब सोनेट की तरह नॉर्थ अमेरिका में सोनेट यूज करता था, तो एस डी एच यूरोप के अंदर में, एस स्टैंड फॉर सिंक्रोनस ट्रांसमिट मॉडल। Alcatel Lucent and all are big player of this transport device। जिस तरह से हमने OC1 का देखा था, उसी तरह से ये भी यूरोपियन का जैसा E1 मल्टीप्लाइड बाय था ना, वैसा ही ये भी है। STM1 इज इक्वल टू 63 E1, लाइक दैट। ODN नेटवर्क। अब सोनेट के बाद में क्या आ गया, ऑप्टिकल नेटवर्क, OTN आपने नहीं सुनी होगी, आई थिंक हुआवे वगैरह के, हुआवे ZT वगैरह में जो प्लेयर है वो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा कर दिया। सोनेट और SDH बोथ यूज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पर अब क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग चेंज हो गई OTN के अंदर में। टाइम डिप, आपको TDM तो पता ही है क्या करता है। अब OTN क्या है, यूज वेवलेंथ, WDM यूज करता है। तो लाइट के फॉर्मेट में आप डिफरेंट कलर ऑफ लाइट को एक ही वायर के ऊपर में सेंड कर देता है। सो दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज इनोवेशन आफ्टर SDH और सोनेट। ओके, क्यों डिफरेंस है, क्यों क्यों बेटर है, ये दिखा रहा है। अब लाइट क्या है कि फाइबर ऑप्टिक में मोर कैपेसिटी ले जा सकती है। देखो, यूजिंग वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग OTN कैन सेंड डाटा ऑन 40 और इवन 80 चैनल साइमल्टेनियसली। तो वहाँ चैनल कम थी TDM के अंदर में, अब यहाँ चैनल ज्यादा है, और एक एक के अंदर में जो है इसकी कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। राइट, लाइट की स्पीड मैंने बताया था, जैसे उसको 3 से भी डिवाइड कर लो आप, तो 1 लाख किलोमीटर वो बड़े आसानी से एक बार में चले जाएगी, 1 सेकंड के अंदर में आपका डेटा घूम के आ जाएगा धरती के 3 बार। ठीक है। OTN प्रोवाइड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड फॉल्ट हैंडलिंग रिजल्ट इन हायर अवेलेबल। OTN के अंदर में क्या है कि OTN के अंदर में मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जब भी नाम याद आएगा तो उसका पूरा का पूरा मैं आपको उसकी इक्विपमेंट वगैरह के नाम भी बताऊंगा, मैंने उसके ऊपर में थोड़ा काम किया हुआ है, लेकिन बस यही है, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको OTN के ऊपर में। हम्म, ठीक है। OTN आई ऑल्सो प्रोवाइड OLT, OLT, OLT वगैरह बोलते हैं उसको मशीन। OTN also provide performance monitoring and fault handling resulting in higher availability। तो इसमें fault monitoring भी कर सकते हो आप। अब लेयर 1 हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम लेयर 2 के ऊपर जाते हैं, जो कि वैन इस्तेमाल करती है। जब वैन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, आपने पहले देखा कि लेयर 3 और लेयर 2 यूज करते थे हम लैन के अंदर में, उसी प्रकार वैन के अंदर में भी होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, लेकिन लेयर 2 टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफरेंस हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर भी जो इक्विपमेंट रहता है वो लेयर 3 के डेस्टिनेशन IP एड्रेस के ऊपर में लुकअप करते हैं, और अपने डेटा को रास्ता देते हैं दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सिर्फ डिफरेंस ये कि यहाँ पर प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, PPP, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड था, सिस्को का इसी का पियर है, इसी का इसी के जैसा, जिसका नाम था HDLC। फिर फ्रेम रिले हो गया, ATM हो गया, और कैरियर ईथरनेट हो गया। तो ये इसके अंदर में फ्रेम फॉर्मेट जो रहते हैं L2 के, वो डिफरेंट रहते हैं बस। ठीक है। PP के ऊपर में हम ज्यादा ध्यान देंगे, इसके ऊपर में एक आपको समझ में आ जाएगा तो आपको दूसरे भी बाद में समझ में आ जाएंगे। ठीक है।
अब दो राउटर लगाकर आपने हेडक्वार्टर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कनेक्ट कर दिया। अब इसको चाहिए डेडिकेटेड कनेक्शन, मतलब आपने लेयर 4 पे पढ़ा था कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, तो कनेक्शन ओरिएंटेड चाहिए हमको लेयर 2 पे। मतलब एक बार चालू कर दिया तो वो चालू रहेगा हमेशा, मतलब एक पर्टिकुलर पाइपलाइन हमेशा बनी हुई रहेगी। ठीक है। तो T1 जो है लीज लाइन, मतलब ये इसका किराया दे दिया आपने, ये वो आप ही की है, इसके ऊपर में आप किसी और कोई डेटा नहीं जाएगा, तो ये बहुत सही सूट करता है इस पीपीपी के लिए। तो अब लीज लाइन ले लिया आपने फिजिकल लेयर पर, अब ये क्या करेगा? ओके, डेटा आना चालू हुआ अब पीसी पे साइड से। अब ये क्या कर रहे हैं, जब वो लुकअप करता है राउटर, उस डेटा का डेस्टिनेशन क्या पता चलता है कि इसको वैन के थ्रू भेजना है दूसरी तरफ पर, कहीं और, मतलब इसके लोकल एरिया नेटवर्क का नहीं है। तो अभी क्या करता है, दिस वैन यूजेस द पीपीपी टेक्नोलॉजी। तो ये लेयर 2 पर जब दिखता तो पीपीपी अच्छा था, क्योंकि इसके ऊपर में कोई दूसरा भी L3 आप सेंड कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम में थे दूसरे L3। अब तो आईपी और IPv6 ही रह गए हैं। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेगा ये राउटर, उसको जैसे पता चला कि बाहर भिजवाना है, एक सेकंड और देख लो, ये पीपीपी जो है लीज लाइन पे तो काम करते करता था, डायलअप के ऊपर भी काम करता था, और सेलुलर कनेक्शन के ऊपर में भी ये सेटअप किया जा सकता था, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फिजिकल लेयर। ये तीनों पे प्रोटोकॉल काम करता है। अब एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस चालू हो रही है। ठीक है। जैसे ईथरनेट फ्रेम होती थी वैसे ये भी हो रहा है। आईपी पैकेट लेयर 3 से आया, अब उसको उसको रखना है लेयर 2 के अंदर में। तो ये पीपीपी फ्रेम एक बार उसको एनकैप्सुलेट कर देगा, तो फिर वो डी एनकैप्सुलेटेड आखिरी एंड पर ही होगा, जब ये वाले बॉक्स से बाहर निकलेगा तब, बार बार नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, both router must be configured to use PPP in their communication with each other, or the two router will not understand each other। तो इधर पर भी PPP कॉन्फ़िगरेशन करना है L2 पर, और इधर भी PPP कॉन्फ़िगर करना है सोर्स एंड डेस्टिनी पर। वही प्रोटोकॉल का तो यही फंक्शन था कि दोनों तरफ में एक जैसा प्रोटोकॉल होने चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज यू कॉन्फ़िगर पीपीपी डेटा लिंक लेयर पर। जब दोनों आप कॉन्फ़िगर कर दोगे तो ये आपस में बात करेंगे, अदरवाइज ये आपस में बात नहीं करेंगे। पीपीपीआई क्या कर सकता है, कैन हैंडल ए एंड रिएक्ट टू पुअर लाइन कंडीशन। पीपीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड। अभी लाइन खराब थी तो ही पीपी का इस्तेमाल ज्यादा था, क्यों था, क्योंकि वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था, और आपकी लाइन की जितनी भी दिक्कतें थी, इश्यूज थे, वो उसको, उन इश्यूओं का वो निदान करता था। पीपीपी टू डिवाइस establish a formal connection that ensure that they are ready to communicate। तो पीपीपी पे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। ईथरनेट इज ए कनेक्शन प्रोटोकॉल, इसके अंदर में कभी भी जब मन करे तब डेटा सेंड कर दो और डेटा अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इसलिए उसको एरर करेक्शन और एरर रिकवरी वगैरह के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली ऑन L2 इन लैन। क्योंकि लाइन जो है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर। पुराने वाली लाइन जो थी वो कई मीलों तक जाने वाली है, और उसकी कब उसकी उसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है, तो एरर करेक्शन की भी जरूरत थी वहां पर। अब एस्टेब्लिशिंग पीपीपी कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है, तो ये बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और बड़े अच्छे से किया हुआ है। और पैकेट लिटरली ऐसे ही एक्सचेंज होते हैं, और इस तरह से ही उनका आंसर आता है। ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, ये बोलता है आर यू देयर, आई एम डिवाइस एंड आई वुड लाइक टू सेंड डेटा टू यू। जो दूसरा कोलिग है उसके लिए उसने सवाल किया। स्टेप 1 क्या है, एस्टेब्लिश। तो अभी ये बात होने के लिए पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा यूजिंग द लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल LCP। फिर वो क्या बोलेगा, वो उसको वेरीफाई करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा। जब वो हो जाएगा तो वो लेयर 3 प्रोटोकॉल यूजिंग नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल के, मतलब
अपने ऊपर वाले प्रोटोकॉल लेयर को सेटअप करेगा एनसीपी के थ्रू कि इसके ऊपर आईपी पैकेट आएगा करके। ओके। इससे पहले कि दोनों डिवाइस डेटा सेंड कर सके, एलसीपी पैकेट जाना और आना चाहिए ताकि वो लाइन को सेटअप कर सकें। देखो, लाइन को सेटअप करने का एक बहुत पुरानी पिक्चर के अंदर एग्जांपल है। फॉरेन की इंडिया की पिक्चर है, अमिताभ बच्चन और दूसरा कोई एक कैरेक्टर था। जब विदेश बात करता है तो वो उन्होंने दिखाया है बीएसएनएल, बीएसएनएल का सीईओ दिखाया, और मुंबई का ही दिखाया। तो क्या होता था, जब विदेश कॉल करना होता था तो डायरेक्ट कॉल नहीं होते थे, या कैसे होते थे, पहले जाता था अपने अपने उस पे नियरेस्ट स्टेशन पर, फिर वो क्या करता था, फिजिकली केबल लगाते थे कनेक्ट करने के लिए। मतलब अमेरिका को जोड़ने के लिए एक फिजिकल कनेक्शन उनकी मशीन के अंदर में घुसेड़ते थे, इधर इंडिया वाले पोर्ट के अंदर में और दूसरा अमेरिका वाले। उसको कुछ बोलते थे, बहुत अच्छा नाम है उसका, बट मुझे वो भी अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक फिल्म में वो दिखाया गया हो। तो इसी तरह एलसीपी पहले स्टैब्लिश होनी चाहिए यहाँ पर भी, तभी एनसीपी स्टैब्लिश होगी। ये यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया, देखो कैसे। एलसीपी एस्टेब्लिश पीपीपी कनेक्शन, तो एस्टेब्लिश एंड कॉन्फ़िगर द लिंक टू ब्रिंग अप द कनेक्शन, बोथ एंड ऑफ द लिंक मस्ट फर्स्ट सेंड पीपीपी लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, एलसीपी भेजेगा वो टू कॉन्फ़िगर एंड टेस्ट द पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक हुई, देखो डेडिकेटेड लाइन की जैसी। द नेगोशिएशन प्रोसेस रिजॉल्व एनी इशू कंसर्निंग डिफरेंट कनेक्शन मैक्सिमम रिसीव यूनिट। तो कितने एक बार में कितने शब्द में बोल सकता हूँ, मैं कितने के लिए वेट करूंगा, डिफरेंट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कौन से होंगे, हम आपस में पहचानने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इससे करते हैं। तो ये सब यहाँ पर लिंक क्वालिटी की मॉनिटरिंग करना है नहीं करना, ये भी यहीं डिसाइड हो जाएगा एलसी पे। तो कनेक्शन सेटअप करते वक्त ये सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर डिवाइस ए, उसको सेटअप करना है पीपीपी कनेक्शन है दूसरे डिवाइस के साथ में, जिसको वो बोलता है डिवाइस बी। डिवाइस भाई एलएससीपी कनेक्शन स्टार्ट कर रहा है, उसमें लिखा है रिक्वेस्ट XYZ। ठीक है, वाई की इसने कैपेसिटी की 200। ठीक है, स्पीड भेजी उसने 200। अब ये इसे पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, वो देखें। उसके पास में तीन ऑप्शन है, XYZ YZ। इसके अंदर एमआरयू भी हो सकता है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल भी हो सकता है, और लिंक की मॉनिटरिंग करनी है कि नहीं, ये भी डिटेल इसके अंदर में हो सकती है। ये सारी जाएगी बी के पास में, और यदि बी ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो ये क्या करेगा, मना कर देगा, नॉट ओके भेज देगा, NOK। ठीक है, LAC कॉन्फ़िगरेशन रिजेक्टेड। रिजेक्ट मींस द डिवाइस डज नॉट सपोर्ट और डज नॉट अंडरस्टैंड द ऑप्शन। इसमें साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट हैव कैपेसिटी, या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड इट। फिर क्या करेगा, पहला वाला डिवाइस फिर एक नेगोशिएशन सेटअप भेजेगा, नेगोशिएशन रिक्वेस्ट भेजेगा, उसमें वो करेगा कम, वाई को 200 से, ओके, एक्स और वाई भेजा, और जेड नहीं भेजा उसने, क्योंकि जेड कुछ कम कर दिया। वापस से उसको समझ में नहीं आया तो उसको नॉट ओके लिख के भेजा, और वाई को 100 करके भी भेजा। उसने बोला कि भाई मैं ये चीज जो है 100 100 स्पीड एक्सेप्ट कर सकता हूँ आपके। तो अब क्या करेगा, डिवाइस ये सेंड करेगा वह चीज जो उसके पीयर को समझ में आ रही है। जब वो भेजेगा तब LACP लिंक सेटअप हो जाएगा। ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा डिवाइस बी डिवाइस ए को, और LCP लिंक मतलब लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल सेटअप हो जाएगा इसके अंदर। उसने एक भेजा, और इससे ये क्या पता चला गया पहले वाले को कि दूसरा वाला जो है मेरी बात समझ रहा है, और मैं लिंक सेटअप कर कर सकता हूँ। ओके, यही यही बहुत वेज भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है दूसरा वाला भेजने में भी उसकी दिक्कत हो, तो उसके लिए भी एक और चीज सेटअप करेगा वो। ये तो ए के संदर्भ में बात हुई थी, अब बी के संदर्भ में बात हुई। ठीक है, बी भी अब, डी भी एक कोई ऑप्शन है वो भी भेजा, जो कि डी ए ने नहीं भेजा था। ये अगर उसको पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो
सपोज करो कि ये ए वाला थोड़ा ज्यादा स्मार्ट राउटर है, तो ही विल सपोर्ट इट, राइट, ऑब्वियसली। नाउ द एग्रेसमेंट इज बोथ डायरेक्शन, और एलसीपी ओपन हो गया। पोजीशन देखो, बीजीपी ओएसपी सब के अंदर में क्या होता है, एक स्टेट होता है प्रोटोकॉल का। यहाँ पर भी ये देखो, ये उन प्रोटोकॉलों के पापा है, बहुत पुराने जमाने के हैं, लेकिन द मैकेनिज्म सेम। अब स्टेटस क्या होगा इसका, एलएसीपी ओपन। पीपी की दूसरी स्टेप, अब ऑथेंटिकेशन। अगर पीपीपी में सी चैप नहीं लगाया तो a device can verify the identity of other device by going through an authentication process। ठीक है, ये क्या बता रहा है, देखते हैं। सी चैप करके प्रोटोकॉल यूज करता था पीपीपी। और डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ऑथेंटिकेशन नॉट टिपिकली, अगर कोई पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो उसकी जरूरत नहीं है देखा जाए तो। और ओके, लेकिन डीएसएल कनेक्शन हमने देखा था कि ये कोई सा भी कनेक्शन के ऊपर काम करता था। डीएसएल कनेक्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या चाहेगा कि वो कॉलर को आइडेंटिफाई करे, मतलब कि जो करेक्ट आदमी है उसी से बात करनी है, और किसी से बात नहीं करनी है, तो ये भी करता है पीपीपी। अगर ये पास हुआ तो फिर एनसीपी पर आ जाएगा, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल सेटअप होएगा। पीपीपी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के दो अलग अलग ऑप्शंस है, पैप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और सी चैप, ये देखो चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। और बाद में एक दो और भी प्रोटोकॉल बढ़ गए, वो प्रोटोकॉल हम आज भी यूज कर रहे हैं बाद वाले। माइक्रोसॉफ्ट सी चैप, सी हैप, माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज हैंडशेक, और ये देखो एक्सटेंशन ऑथेंटिकेशन अभी आपको वाईफाई और वायरलेस के अंदर में भी देखने को मिल जाएगा। डिवाइस ए सीक्रेट क्या है, सीक्रेट कोड उसने पूछा, ट्रेनिंग। बी का क्या है, ऑथेंटिकर, सीक्रेट ट्रेनिंग उसने भी अपना वही रखा हुआ है। अब चैलेंज किया उसने, जब उसने चैलेंज किया डिवाइस बी ने, तो डिवाइस ए उसका आंसर करेगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इस मैसेज के अंदर में कोई पासवर्ड वासवर्ड कुछ नहीं है अभी। तो उसका रिस्पॉन्स आया। अभी ये दोनों को सक्सेसफुल होने के लिए बोथ का पासवर्ड जो रहना चाहिए सेम रहना चाहिए, तभी ये सक्सेस होगा। ठीक है, डिवाइस बी फिर वापस उसको जवाब देगा सक्सेस, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ द पासवर्ड उसने जो भेजा था दूसरे वाले मैसेज के अंदर में, या तो वो सक्सेस करेगा या फिर फेल करेगा। अगर सेम रहा तो ही ये सेटअप कंप्लीट होगा, और ये सेटअप कंप्लीट होगा उसके बाद में एनसीपी का सेटअप चालू होगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड, ये वाले को हम थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं, क्योंकि देखो थ्री वे इज यूज इन टीसीपी ऑल्सो, बीजीपी ऑल्सो, बहुत सारी चीजों के अंदर थ्री वे हैंडशेक, तीन बार हैंडशेक का इस्तेमाल होता है, राइट। इसके बाद में है लास्ट प्रोसेस, एस्टैब्लिशिंग पीपी कनेक्शन, स्टेप 3, कॉन्फ़िगर द लेयर 3 प्रोटोकॉल इन यूज ऑन द लिंक। तो ये करना है, आखिरी स्टेप है। इसके बाद में हमारे L2 लिंक बन जाएगी। once the connection is established, PP use network control protocol to stabilize and configure the different layer 3 protocol running over the connection। तो उसके बाद में ये क्या करेगा, आईपी आईपी के अंदर में जो कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करते थे उसको बोलते हैं, करते हैं उसको बोलते हैं आईपीसीपी। बोथ साइड ऑफ, ओके, जैसे हमने पहले देखा था कि ओके, स्टेप 3 में क्या है, कॉन्फ़िगर द लेयर 3 प्रोटोकॉल इन यूज ऑन द लिंक। वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, पीपीपी यूज नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल टू एस्टैब्लिश एंड कॉन्फ़िगर द डिफरेंट लेयर 3 रनिंग ओवर द कनेक्शन। तो ये सेटअप होने के बाद में ही आपका आईपी कम्युनिकेट कर पाएगा इसके ऊपर में। जैसे हमने पहले देखा कि दोनों की जो सेटिंग है वो सिमिलर होनी चाहिए।
सेम सिमिलर, मतलब आईपी एड्रेस जो है उसका पीयर का और इसका जो है ना कि व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, यू आर गोइंग टू यूज आईपी एड्रेस दिस वन। ठीक है, तो आईपी एड्रेस की सेटिंग मांगेगा और साथ में कॉन्फ़िगरेशन मैकेनिज्म भी मांगेगा ये। ठीक है। अभी भी पीपीपी का इस्तेमाल होता है। इसमें आप आईपी एड्रेस असाइनमेंट की भी डिस्कशन कर सकते हो। हाउ आईपीसीपी वर्क, देखो अब पीपीपी के अंदर या एनसीपी के अंदर में आईपीसीपी प्रोटोकॉल, वो क्या है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है। तो वो ये लिख के भेजेगा कि 0.00 लिख के भेजेगा, तो इसका मतलब क्या है, बी समझिएगा कि भाई मुझे इसको आईपी एड्रेस असाइन करना। ठीक है। जब इसने इनिशिएट किया तो इसने क्या बोला कि इंडिकेट दैट इट कैन नॉट असाइन, इसने मांगा कि मुझे 0.0 दे दो। बोला मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप एक काम करो, 192.168.2.1 दे, 192.168.2.1 यूज कर लो आप। जब ये ऐसा बोलेगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। मैं 192.168 में जिस तरह से कम्युनिकेशन होता है उस तरह से है ये। ठीक है। बी डिवाइस कंफर्म द न्यू आईपी एड्रेस, इसने बोला कि हाँ भाई ठीक है, ये वाला आईपी एड्रेस इज ओके फॉर यू। ठीक है, कीप इट। अब डिवाइस ए के पास में ये यही प्रक्रिया है, डिवाइस बी भी वापस रिपीट करेगा, क्योंकि एक का तो आईपी एड्रेस तैयार हो गया और बी को पता है कि वो वाला आईपी एड्रेस जो है वो ए का है। उसी प्रकार ए को पता चलना चाहिए कि बी का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है। तो उसने उसका पीयर आईपी एड्रेस ले लिया, तीनों स्टेप हो गया। अब इसके ऊपर में डेटा सेंड किया जा सकता है। ठीक है। और ये वाली जो कनेक्शन एस्टेब्लिश की थी, इसको मेंटेन करने के लिए बीच में कीप अलाइव चलाते रहते हैं। ये है इसका फ्रेम फॉर्मेट पीपीपी का, जिस तरह से इथरनेट का था वैसा। 8 बिट फ्लैग है, 8 बिट एड्रेस है, 8 बिट कंट्रोल है, 16 बिट प्रोटोकॉल है, वेरिएबल जिसके अंदर डेटा आ जाएगा, पेलोड, एफसीएस, ये फ्रेम करेक्शन के काम में। फ्लैग 8 बिट। इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो आप। ये यहाँ पर जाके क्लिक फील्ड कर ही लेते हैं इसको, एक एक फील्ड को। क्या है 8 बिट, एक बाइट इंडिकेट क्या होता है, शुरू और अंत कैसे हो रही है फ्रेम। ठीक है। हर फ्रेम के पहले और आखिरी में ये रहेगा। एड्रेस क्या है, अब ये सिस्को प्रोप्राइटरी एचडीएलसी के अंदर में क्या था, वो एचडीएलसी का फिर एक नॉर्मल फॉर्मेट भी आता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड। उसमें यहाँ पर डेस्टिनेशन का एड्रेस रहता था, लेकिन पीपीपी के अंदर में तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज ऑलवेज सेट टू 111, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है ना। जब हम दो लोग पॉइंट टू पॉइंट, हमें पता है कि हमको, हम दोनों किसी को कोई बात ही नहीं कर रहा, तो हमको कोई स्पेसिफिक एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं लिखने के कारण हम कोई और दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी को अ, जन्म नहीं दे रहे हैं, लेकिन यही कारण ये भी है कि कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म नहीं दे रहे हैं, तो कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो रहेगा उसके अंदर में पीपीपी काम नहीं आएगा। ठीक है। कंट्रोल बिट में क्या है, वेरियस एचडीएलसी कई अलग पर्पस के लिए यूज करता था, बट इसमें 00001 है, हेक्साडेसिमल में 3 रहता था, ये इस्तेमाल नहीं करता था इसको। प्रोटोकॉल के अंदर में उसके पास डेटा जो आ रहा है वो क्या है, वो कौन सा ट्रैफिक है। आईपी के लिए हेक्साडेसिमल 21 सेट करके दे देता है आईपी के लिए। तो ये इस तरह से भेजने वाला यहाँ 21 लिख के भेज रहा है, उस तरफ लेने वाला को जैसे 21 दिखेगा तो समझ जाएगा कि ऊपर में जो उसकी L3 फ्रेम है वो आईपी होने वाली है। तो आईपी फ्रेम, आईपी वाला जो वहां पर प्रोसेस है उसको वो असाइन कर देगा, वो ट्रैफिक भेज देगा ऊपर। एफसीएस करेक्शन चेक करता है, कोई फ्रेम अगर डिस्टॉर्टेड है तो उसको ठीक करने का काम आता है। एरर करेक्शन ही है, एरर
एरर फाइंड आउट करने के लिए। फ्लैग 1 बाइट फील्ड है एंड ऑफ फ्रेम के लिए। अभी ये लिमिटेशन क्या क्या है पीपीपी की, पॉइंट टू पॉइंट लिंक थी, दैट इज वन, राइट। तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी थी पीपी की, कि अगर उसके पास एक के बदले 5 जब डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट लोकेशन हुए तो 5 लीज लाइन लेनी पड़ेगी। पीपीपी रिक्वायर a dedicated circuit between each other। तो यही एक दिक्कत है इसके लिए, पीपीपी के लिए क्या है कि हर जगह जब नया शहर आया तो नहीं, आपको लीज लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है। हालांकि हो सकता है कि हेडक्वार्टर में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लेनी पड़ेगी। ठीक है। देख लो आप, लीज लाइन कितनी पड़ रही है हेडक्वार्टर पे। एटीएम के अंदर ऐसा नहीं होता, फिर मिलने के अंदर ऐसा नहीं होता। इसलिए एटीएम और फ्रेम रिले फिर ज्यादा अच्छा होगा पीपी के बाद, पीपीपी के बाद। ओके। वो बता रहा फ्रेम रिले। अब इसका ऑल्टरनेटिव फ्रेम रिले आ गया। अभी क्या करेगा, यहाँ पर एक ही लीज लाइन लिख देगा, 10 लीज लाइन के बदले। ये दूसरी लेयर टू टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, फ्रेम रिले के अंदर में आप एक ही लीज लाइन हर जगह, ये रहे सर्विस प्रोवाइडर के सीईओ समझ लो, ये वाला ऐसे। अब यही एक लीज लाइन लेता है हेडक्वार्टर से, और फिर हर जगह उसे साइट को, मतलब हर एक साइट से एक लीज लाइन ही लेनी पड़ेगी। जबकि पीपीपी के अंदर यहाँ पर ढेर सारी लीज लाइन खरीदनी पड़ती थी, कि वो एंड टू एंड पॉइंट टू पॉइंट होती थी। ये वर्चुअल सर्किट है यहाँ पर। और फिर वो, जैसे यहाँ पर एक 501 लिखा रहता था, और यहाँ पर 502, 503, 504 वर्चुअल सर्किट के नेम रहते थे। 501:105, ये सपोज इसको 105 कर देते हैं, 105 इसका नाम रख देते हैं, और बाकी सबको 501 से कर देते हैं, इसका ऑपोजिट। तो इस तरह से होता था 501, 502, 503, 504 इज टू 501 इज टू 105, 502 इज टू 105, 503 इज टू 105, 504 इज टू 105। तो ये कम्युनिकेशन हो जाता था। ये एक उसके ड्रॉबैक का फायदा इस टेक्नोलॉजी ने उठाया, और इसलिए ये ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद मतलब ज्यादा तो क्या, जो जो जिस समय का सुपरस्टार था वो उस समय का ही रहता, उसके बाद में फिर और कोई दूसरी टेक्नोलॉजी थी, इसको भी फिर बंद कर देंगे, वे आने वाले समय में कर दिया है इनफैक्ट। एटीएम और फ्रेमले अभी भी चल रही है काफी अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर में, लेकिन हिंदुस्तान में तो इनका नामो निशान तकरीबन नहीं है। आपको कभी भी एटीएम और फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने का मौका इस देश में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने लेट चालू किया है, जब वो टेक्नोलॉजी वैसे ही ऑब्सोल्यूट हो चुकी थी। ठीक है। इसके बाद हम एटीएम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो वो भी फ्रेम रिले और एटीएम जो थे वो उसकी पीपी के पीपी के ड्रॉबैक के ऊपर बनी हुई टेक्नोलॉजियां थी। एटीएम टीडीएम टाइप फिक्स लेंथ पैकेट थी ये। ठीक है। 53 बाइट के। और ये डिफरेंट थी क्या, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, वेरिएबल फ्रेम, ये सेल स्विचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, फिक्स लेंथ देती है इसकी। अब फिक्स्ड, इसके अंदर फास्ट स्विचिंग होते थे, क्योंकि फिक्स सेल साइज है 53। वो जितनी क्विकली 53 हो जाता था उतनी क्विकली उस पैकेट को सेंड कर देता था। इसके अंदर में वेरिएबल थे, तो इसको वेट करके उसको एनालाइज करके वो करना पड़ता था। enable the transport of voice, video and data on the same network with correlated quality of information। तो ये क्वालिटी वाइज वीडियो से बेटर थिंग, allow many customer to share a service provider network resources and create virtual provide network। इसमें
बट इसका भी ड्रॉबैक था कि कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव एंड डिप्लॉय एंड ऑपरेट मैनेज करने के लिए, तो ये भी एक दिक्कत थी इसके अंदर में। इन दोनों फ्रेम रिले और एटीएम के अंदर में आपको स्पेशलाइज्ड इंजीनियर की जरूरत होगी, तो उसकी तनख्वाह भी आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो ये भी एक फर्क है। नॉट द फास्टेस्ट वैन ऑप्शन बाय टुडेस स्टैंडर्ड, लेकिन आज के हिसाब से इतनी भी फास्ट नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट इज कैरियर ईथरनेट। अब आ गया हमारा आजकल का किंग, ईथरनेट कनेक्टेड। इसमें 10 GB से जो चालू हुआ है 2012 में, 10 GB, जैसे आइडा वोडाफोन एयरटेल वगैरह लगा रहे थे 10 GB, वो उसी साल की बात मैं, फैक्ट बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ इट, हर महीने एक 10 GB ऐड करना पड़ रहा था, और 5-7 महीने के अंदर में 10-10 10 GB ऐड करके इट रीच टू 80-90 Gbps। जब तक कि 100 100 Gbps, 40 Gbps पोर्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, उसके पहले पहले ट्रैफिक जो है वो 10 GB कैपेसिटी, 2G के लिए जैसे 10 की वॉज अ वेरी गुड थिंग, राइट। 2G, 2 GB, सॉरी, 2G के अंदर में कैपेसिटी क्या थी आपकी, 16 MB, 16 Kbps, 18 Kbps से चालू हुआ था वो। फिर UMTS और दूसरी दूसरी टेक्नोलॉजी आकर MBPS तक पहुंचा था, राइट। जब एक मोबाइल से 1 MB का डेटा जाता था, उस टाइम पर 10 GB एक ऑपरेटर अपने राउटर पर लगा कर रखता था, लेकिन ये एक ही साल के अंदर में इतना फास्ट ग्रो हुआ 2G 3G जब आया तब, कि एक ही साल के अंदर में एक ही ऑपरेटर को एक ही डिवाइस के ऊपर में 70-70 80-80 गीग ऐड करने पड़ गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल अबाउट बैंड टेक्नोलॉजी। ओके। इसमें मेट्रो इथरनेट वगैरह भी है, IEEE के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, स्टैंडर्डों के बारे में, और EF3 लेयर मॉडल भी किया है। MPLS, MPLS कैसे काम करता है, MPLS टर्मिनोलॉजी, MPLS हम ऐसे करते हैं, बाद में देखते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो गया हमारा वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मैं इसका एक और पार्ट अभी बना दूंगा क्योंकि ये वैसे ही 1 घंटे के आसपास हो चुका है। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।